अच्छा, नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ। पिछला जो टॉपिक था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ये सिर्फ पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल। दोनों डिफरेंट चीजें, दोनों के फॉर्मूला भी आपको मैं कंपेयर करवा दूंगा कि बिल्कुल अलग है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसके लिए हम ये फाई का सिंबल यूज करेंगे। और अगर आप उससे पहले देखो तो यहाँ पर हम सिंपल एनर्जी का सिंबल यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम फाई का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट करना इजी है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है कि हम कंपेयर ना कर पाए। और अगर हम इसे डिफाइन करते हैं सिंपल, तो इसकी डेफिनेशन होगी वर्क डन पर यूनिट मास। The gravitational potential is the work done per unit mass। और ये वर्क डन होगा किस तरह से? टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम infinity to a point in gravitational field। तो ये डेफिनेशन होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कि इन्फिनिटी से लेकर, और हम इसको ग्रेविटी की फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेकर आते हैं। इन्फिनिटी का मतलब लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब आप फील्ड से बाहर निकल जाओगे तो वहां पर क्योंकि लिमिट खत्म हो गई, ग्रेविटी की रेंज खत्म हो गई, तो उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं क्योंकि वहां पर अब हम काउंटिंग कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं। तो इसी तरह से आपके पास प्रीवियस भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, और उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिस्कस की थी। और इसके लिए जो फॉर्मूला और सिंबल होगा वो डिफरेंट होगा, ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रहेगा उससे एनर्जी से रिलेटेड। और इसकी एग्जांपल के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कि लेट्स सपोज अगर एक मास है आपके पास, ठीक है, और इसके डिस्टेंस से अगर थोड़ा सा हम दूर जाएं, वहां पे दो बॉडीज कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी और थोड़ा दूर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर आप दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करोगे तो दोनों डिस्टेंसेस को जब आप सेंटर से कंपेयर करोगे तो ये रेडियस होगा। और इसी तरह जो दूर वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे हम, ये, और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला सिंपल इसका लिखा जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू -Gmm ओवर mr, और m और m कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल होगा -Gm ओवर r के। तो ये इसका फॉर्मूला होगा बेसिकली, ठीक है।
अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि इसमें भी हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव लिया था, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि हम अगेंस्ट चाहते, तो इस वजह से हम उसे ऑपोजिट कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पोटेंशियल को भी हमने माइनस साइन ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो इसका आंसर ये होगा आपके पास कि इन्फिनिटी पे जीरो होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे आपके पास जो है वो पोटेंशियल जीरो होगा। और दूसरा ये कि जब हम प्लेनेट के क्लोज मूव करेंगे, एज अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द प्लेनेट, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन में और नॉर्मल फील्ड में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल फील्ड में रिपल्शन भी पॉसिबल है, लेकिन ग्रेविटी में कभी भी रिपल्शन नहीं होती, वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो जब आप प्लेनेट के क्लोज मूव करवा रहे हो बॉडी को, तो इसका मतलब है फोर्स आपके पास अट्रैक्शन होगी, और जो वर्क डन होगा उसे भी मेंशन करेंगे। तो बेसिकली इसमें होगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बॉडी को मूव करना पड़ रहा है, तो मूव करने का मतलब है वहां पे वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन का मतलब ये है कि जब बॉडी मोशन में होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की नॉर्मल हम उससे जब बात करते हैं तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से जब बॉडी मूव कर रही है, तो मूव करने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन है। ठीक है। और अगर हम वर्क डन की बात करें, तो जब बॉडी मूव कर रही है, तो बेसिकली इसकी जो पोटेंशियल है वो कम होती जाएगी, इस वजह से हम उसे नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि जो उसका पोटेंशियल था वो वर्क डन में यूज हो रहा है, तो वर्क डन आपके पास बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो प्लेनेट की तरफ मूव करेगा। और जो आपका पोटेंशियल होगा बॉडी का, वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम उसे नेगेटिव में लेते हैं। हेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज होगा, एंड देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। और सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज फिक्स नहीं है। पिछले वाले टॉपिक में भी जिस तरह हमने लिखी थी कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें, तो लेट सपोज अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे वैल्यू लिखें, तो उसे हम लिख सकते हैं, लेट सपोज वो है -12,000 जूल्स पर केजी। और दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें, तो वहां पर वो वैल्यू कम होगी,
क्योंकि जितना आप क्लोज मूव कर रहे हो तो आप वर्क डन ज्यादा कर रहे हो, तो आपका पोटेंशियल उतना माइनस में चला जाएगा। ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट पे देखें, 10,000 जूल्स पर केजी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्लेनेट के क्लोज मूव करोगे आप ऑब्जेक्ट को, उतना ज्यादा आपके पास जो है वो नेगेटिव होता जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। तो ये वाली पॉइंट भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। द क्लोजर वी आर टू अ प्लेनेट, द मोर नेगेटिव ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नेगेटिव को भी डिफाइन कर लिया। और ये भी पता चल गया कि जितना क्लोज हम मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी माइनस में, क्योंकि हम उतना ही वर्क डन करते जा रहे हैं उसके साथ साथ, इस वजह से। और उसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें इसे, तो इसमें अब आपको दिख रहा है कि जी की वैल्यू, जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। और जो कैपिटल एम है वो भी बॉडी का मास है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों में तो कोई चेंज आता नहीं है आपके पास। ठीक है। लेकिन ये जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये रेडियस हमारे पास चेंज हो सकता है, डिस्टेंस जो है बेसिकली। तो इस चेंज की वजह से पोटेंशियल में चेंज आएगा। ठीक है। तो अगर हम इसका एक रफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, कि अगर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी आपसे पूछते हैं या कभी क्वेश्चन में गिवन हो आपके, तो आपको देख के आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ को रीड कैसे करना है हमें। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल और रेडियस ग्राफ फॉर अ पॉइंट मास आइसोलेटेड इन स्पेस। तो अगर हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट की बात करें जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है स्पेस से, कोई एक्सटर्नल उस पर इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और लेट्स सपोज हम उसे सेंटर में कंसीडर करते हैं ताकि हम उसके राइट लेफ्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देख सकें। ठीक है। यहाँ पर बॉडी का सेंटर है, और लेट्स सपोज अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड से मूव करते हुए हम आए, तो वो नेगेटिव साइड होगी। और आपको पता है जितना आप ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी जितना दूर जाओगे प्लेनेट से, उतना आपका पोटेंशियल पॉजिटिव में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो इसके डिस्टेंसेस होंगे, वो डिस्टेंस हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। एक प्लेनेट का ये बाउंड्री पॉइंट है, दूसरा ये बाउंड्री पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर हम राइट पे जाते हैं, लेट्स सपोज,
या हम लेफ्ट पे जाते हैं यहाँ से। तो लेट सपोज अगर हम राइट पे मूव करते हैं, तो राइट पे मूव करते हुए आपके पास जो वैल्यूज होंगी, अब बिल्कुल जो इसका बाउंड्री पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट आर कंसिडर करते हैं, और उसके आगे जब हम इसको डबल करेंगे ये 2R हो जाएगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 3R होता जाएगा। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो वहां पर भी सेम डिस्टेंसेस होंगे, R, 2R और 3R। डिस्टेंस को हमने दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर लिया। और फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा, फॉर्मूला था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -Gm/R। इस फॉर्मूला को हमने माइंड में रखना है, ठीक है। अब जो अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें, अच्छा ये जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो इस सेंटर पॉइंट पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या जीरो होगी। क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो इनसाइड अ पॉइंट मास अगर हम बात करें, तो ये जो हमने मास कंसिडर किया है इसकी अगर हम सेंटर की बात करें, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, क्या हो सकती है? सर जीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी हमारे पास, वो इस पॉइंट पर जीरो होगी। और जीरो होने का मतलब ये है कि कंप्लीट फोर्स भी जीरो है। और फोर्स जीरो का मतलब ये, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो कोई वर्क भी नहीं होगा। तो ये सारी वो चीजें जो सेंटर पे, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं कि सेंटर में क्या होगा आपके पास इफेक्ट, तो ये आपने बताना है। और इन सब का मतलब ये होगा कि फाइनली आप ये लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो आपके पास डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो उस पॉइंट पे बिल्कुल कांस्टेंट है। इट विल नॉट डिक्रीज, इट इज कांस्टेंट। जब भी वो सेंटर के बारे में पूछेंगे तो आपने उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। और अगर हम राइट साइड की बात करें या लेफ्ट साइड की बात करें, लेट सपोज अगर हम लेफ्ट से ले लेते हैं पहले, फिर हम राइट की बात करते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है बेसिकली दोनों साइड पे, अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो जब बॉडी आपके पास डिस्टेंस बढ़ने की तरफ जाएगी, मतलब वो 3R की तरफ मूव करेगी आर से, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आपके पास? अच्छा, अब ये जो वाई एक्सिस होगा ना, बेसिकली ये एक्स एक्सिस पे तो हमने मार्किंग बना दी, लेकिन वाई एक्सिस पे हमने कुछ लिखा नहीं है। तो ये जो सेंटर में से लाइन जाएगी ना वर्टिकल, ये आपको क्वांटिटीज बताएगा वाई एक्सिस की। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है आपके पास 3 टाइम्स लेस है, और नीचे जाओगे तो ये हाफ हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये पोटेंशियल को शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। और जो आपका डिस्टेंस है उसको हमने शो किया है एक्स एक्सिस पे, मीटर्स में, और ये जूल्स पर केजी।
तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल से ऊपर की तरफ आएंगे, मतलब हम बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आप ऊपर आओगे तो माइनस पोटेंशियल हाफ होगा, फिर 3 टाइम्स लेस होगा, फिर और डिक्रीज होता जाएगा ऊपर आते आते। ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू के साथ अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। ठीक है। इस तरह कर्व शेप बनेगी, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी कर्व शेप आएगी। ठीक है। अब इस कर्व शेप का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करें तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि जब डिस्टेंस की वैल्यू सिंपल आर होगी तो उस वक्त पोटेंशियल भी सिर्फ सिंगल होगा। और जैसे आप 2R की तरफ आए तो 2R पे अगर आप कंपैरिजन देखो तो आपका पोटेंशियल ऑलमोस्ट हाफ की तरफ चला गया। ठीक है, क्योंकि जितना वाई एक्सिस आपका डीप वहां से कम होता जाएगा, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल की वैल्यू हाफ होती जा रही है, कम होती जा रही है, और डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये हो गया हाफ। इसी तरह से जब आप 3R तक पहुंचे, आपका पोटेंशियल और 3 टाइम्स कम हो गया। क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो आपको फॉर्मूला से भी पता चल रहा था, लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस बार हम लीनियर कोई सिचुएशन इस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे जिस तरह नॉर्मल आपके पास बॉडीज में होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बनता है। और इसमें आप अगर इसका ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि यहाँ पे कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन का जो हम ग्रेडियंट लेंगे, और लेफ्ट और राइट में बस फर्क इतना होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ होगा, यहाँ का ग्रेडियंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो हमने यहाँ ऊपर पैसे ही लिखी हुई है पहले से, और वहाँ नेगेटिव होगी। और राइट पे अगर हम देखें तो इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल। यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव और जी की वैल्यू नेगेटिव। और अगर आप इसमें स्ट्रेट लाइन बना के इसका ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि आपने ये किया होगा आईजीसीएसई ओ लेवल्स में भी, कि अगर कहीं पर कर्व होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने किया था, तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब टेंजेंट बनाते हैं, और उस टेंजेंट की हेल्प से आप उसका ग्रेडियंट निकालते हो लेफ्ट और राइट की मैक्सिमम वैल्यूज लेके। ठीक है। इसी तरह से करते थे, तो इसका मतलब ये कि ग्रेडियंट आपके पास जो होगा वो इक्वल होगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू वाई पे हमारे पास पोटेंशियल की फोर्सेस हैं, और एक्स पे हमारे पास डिस्टेंस की फोर्सेस हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल लीनियर ग्राफ कभी हम हमेशा वैसे ही करते आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीजें डिफरेंट आ रही हैं, आपके पास कर्व आ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी थोड़ी सी अलग हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है ना, यहाँ पे कोई जी की वैल्यू होगी, वो हमने अभी ऊपर पहले ही लिख लिया, क्योंकि वो सेंटर है ना, राइट लेफ्ट को छोड़ के सेंटर में अगर आप देखो तो वहाँ पे कांस्टेंट होगी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। जी सर। और ये आपके पास जो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेगा कि इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी और
उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, शुरू में लगेंगी चीजें इस तरह की डिफिकल्ट, क्योंकि ये टॉपिक है ही बिल्कुल आपके पास ग्रेविटी और स्पेस से रिलेटेड। और अगर इसके आगे आप देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायमीटर गिवन है, मास गिवन है। तो मास और डायमीटर हम यूज करके सिंपल ग्रेविटेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, वो आपके पेपर में भी गिवन होता है हर बार। और उसकी वैल्यू होती है 6.67 -11 मल्टीप्लाई बाय मास गिवन है 6.4 इंटू 10⁻23। और इसको डिवाइड करना है हमने। अब डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? अगर डायमीटर को हाफ कर दें तो वो रेडियस बन जाएगा, ऐसा ही है। तो इसको हम हाफ कर लेंगे, तो इसका हाफ आपके पास होगा 3.4। तो हम 6.8 की जगह पे 3.4 एक्सपोनेंट 6 और इसका होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस चाहिए, तो हम उसको हाफ करेंगे बेसिकली, ताकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाए। और सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ इतना ज़्यादा कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत। आप उसको 2 से डिवाइड करो और उसे इक्वल कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है। जी सर। सर और इसका आंसर 3.69 आ रहा है। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ करके 3.7 हो गया। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि चेंज इन एनर्जी निकालना है आपने। और उन्होंने कुछ और चीज़ें दी है। एक स्टोन है जिसका मास 2.4, और उसे आपने प्लेनेट के सरफेस से रेस किया है थ्रू अ वर्टिकल हाइट गिवन है 1800 मीटर। और वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया पार्ट ए में, उसको आप यूज़ करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो स्टोन की। ठीक है। तो बेसिकली इस बार आपके पास मास है स्टोन का, ये प्लेनेट की बात नहीं हो रही, इस बार स्टोन की बात हो रही है, और वर्टिकल हाइट भी है। तो आपको वैसे तो देखकर आइडिया हो रहा है कि mgh से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाइट भी है और जी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, और मास हमारे पास गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है mgh। ठीक है, तो हम mgh से ही कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है। तो मास की वैल्यू है 2.4। अच्छा, अगर आप रेडियस की वैल्यू देखो, तो रेडियस की वैल्यू के सामने ये जो डिस्टेंस है 1800 मीटर, ये कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गए। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि जो आपकी हाइट है वो है लेस देन रेडियस। तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हो, बाहर नहीं गए, तो इसके लिए हम वही वैल्यू यूज करेंगे जो आपने पहले यूज की थी कैलकुलेशन में, 3.7। क्योंकि अगर वैल्यू ग्रेविटी के रेडियस से बाहर होती तो फिर हम कुछ और यूज करते।
ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम रेडियस के अंदर हैं तो हम यही कैलकुलेशन यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करेंगे वो 9.8 यूज करेंगे 3.7 की जगह पे। वो तब करते जब हमारे पास वो 1800 से बाहर होता, आर की वैल्यू से भी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।